नमस्कार बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं धर्मवीर भारती द्वारा लिखित प्रसिद्ध यात्रा वृतांत ठेले पर हिमालय। और इस यात्रा वृतांत को पढ़ने से पहले पिछले 2 वीडियो में हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने देखा यात्रा वृतांत किसे कहते हैं। एक अच्छे यात्रा वृतांत की क्या विशेषताएं होती हैं और यात्रा वृतांत का क्या उद्देश्य होता है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने ठेले पर हिमालय, जो काफी आकर्षक, रोचक और सांकेतिक शीर्षक है, इस शीर्षक की औचित्यता पर विचार किया। आज मैं आपको ठेले पर हिमालय यात्रा वृतांत को कहानी के रूप में सार स्वरूप आपके सामने रखूंगे। जैसा कि यात्रा वृतांत शुरू होता है शीर्षक की बात पर, लेखक बताता है कि उसे कैसे बैठे बिठाए ये रोचक और आकर्षक सांकेतिक शीर्षक मिला कि वो अपने मित्र के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा है। वहां पर एक ठेले वाला आता है। ठेले पर बर्फ की सिल्लियां लदी हुई हैं और उस बर्फ की सिल्लियों की शुभ्रता को, शीतलता को, उनकी चमक को देखकर लेखक के मन में हिमालय पर जमी अपारशिक बर्फ राशि कौन जाती है और उसके साथ ही कौन जाता है। अपने यात्रा वृतांत का शीर्षक ठेले पर हिमालय। फिर लेखक बताता है अपनी यात्रा वृतांत का पूरा विवरण कि किस तरीके से लेखक धर्मवीर भारती ने अपने एक मित्र के साथ सोमेश्वर घाटी में बसे एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कौसानी की यात्रा का निश्चय किया, क्योंकि लेखक ने पहले सुन रखा है। महात्मा गांधी ने कहा था कभी कि कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड है। लेखक के एक मित्र भी हैं जिनका नाम शुक्ल है। शुक्ल जी वो काफी यात्रा प्रेमी हैं और लेखक कह भी रहा है कि बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें शुक्ल जी की मित्रता प्राप्त होती है। तो सबके साथ मिलकर ये एक यात्रा का, कौसानी की यात्रा का प्लान बनाते हैं। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल पहुंचता है और नैनीताल से बस के द्वारा वो कोसी जा रहा होता है, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो उसे उस समय बड़ा बदसूरत सा लगा। कोई बात नहीं, आगे जाने वाली बात है। जब वो कोसी पहुंच जाते हैं, वहां उन्हें शुक्ल जी मिलते हैं और शुक्ल जी के साथ एक मित्र और आया होता है, चित्रकार सेन, जो काफी इंटरेस्टिंग व्यक्ति है और जिसने लेखक के इस पूरे यात्रा वृतांत को काफी रोचक बना दिया। वो काफी मजाकिया और हंसोड़ व्यक्ति है, अच्छा चित्रकार है और वो इस यात्रा में शामिल भी इसलिए हुआ है क्योंकि वो कुछ प्राकृतिक दृश्यों को अपनी तुलिका के माध्यम से कैनवास पे उतारना चाहता है और हिमालय को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है। चारों जने कौसानी की यात्रा पर चलते हैं। जब कोसी से वो कौसानी की तरफ जा रहे होते हैं तो बीच में मखमली खेत, गांव, छोटे छोटे स्टेशन, दुकानें, अजगर सी चलती हुई सड़कें लेखक का ध्यान आकर्षित करती हैं। लेकिन धीरे धीरे लेखक और अन्य लोगों के मन में एक निराशा सी आती जाती है कि हम तो कौसानी की खूबसूरती को देखने आए थे, इस हिमालय के पर्वत के सौंदर्य राशि को देखने आए थे, लेकिन यहाँ तो वैसी खूबसूरती नहीं है। ठीक है, खूबसूरत है, खेत हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि कौसानी स्विट्जरलैंड कहलाता है भारत का, ऐसी कोई सुंदरता तो लेखक को देखने को नहीं मिलती। तो उसके मन में काफी निराशा आ जाती है और उसके चेहरे पर वो निराशा झलकने लगती है। शुक्ल जी उस निराशा को देखते हैं और मन ही मन हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि आगे आने वाले समय में क्या दिखने वाला है, लेखक को नहीं मालूम। इसलिए लेखक के साथी काफी निराश हो जाते हैं। कोई बात नहीं, शुक्ल जी बहुत धैर्य रखते हैं। उनकी बस पहुंचती है कौसानी, छोटा सा स्टेशन है, कोई आकर्षण नहीं है। लेखक वगैरह काफी निराशा लग रहा है कि यात्रा बेकार गई। लेकिन जैसे ही लेखक मुड़कर पहाड़ के नीचे देखता है, उसे सोमेश्वर की घाटी का सौंदर्य दिखाई देता है और वो अभिभूत हो उठता है उस सौंदर्य से। आश्चर्य से उनकी आंखें और फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने इसका जो सुंदर वर्णन किया है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी आपको कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है ना, कौसानी उस पर बसा हुआ है और नीचे सोमेश्वर की घाटी है।
वो कह रहे हैं सोमेश्वर की घाटी इतनी सुंदर, इतना सुकुमार, इतना सजा हुआ, इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पहुंच कर आगे चलना चाहिए। लेखक ये बात कह रहा है, इतनी सुंदर उसको वो सोमेश्वर की घाटी लगी। धीरे धीरे लेखक कह रहा है कि उसकी निगाहों में घाटी को पार किया और हरे खेत, नदियां, वन, क्षितिज के धुंधलेपन में गहरे नीले गहरे जो कोहरा था वो घुला हुआ था। कुछ छोटे छोटे पर्वत का आभास वो अनुभव कर रहा था। उसके बाद बादल थे, फिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर उन बादलों में निगाह भटकती रही लेखक की। और वह कहता, अकस्मात मुझे एक आश्चर्यजनक कोई चीज दिखी जिससे मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। मैंने क्या देखा कि धीरे धीरे बादल खिसक रहे हैं और ये बादलों के पीछे कौन है जो अटल है। छोटा सा बादल टुकड़े, जो बादल का जो छोटा सा टुकड़ा था उसका बड़ा अजीब सा रंग था, ना सफेद ना रुपहला, हल्का नीला तीनों का आवाज देता हुआ। लेखक सोचता है, क्या ये बर्फ है? हाँ, यही तो बर्फ है। अचानक उसके मन में एक बिजली सी कौंती है और वह कहता है, अरे ये बादलों के पीछे तो नगाधिराज हिमालय, और उसे बादलों ने ढक रखा है और वो जो हिमालय है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। उन्हें लगा, ऐसा लगा जैसे बादल एक छोटी सी खिड़की है और उस खिड़की में से कोई छोटा सा बालक झांक रहा है। वो बालक उनको हिमालय लगा। बादल बार बार कभी इधर खिसक रहे हैं, कभी उधर खिसक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बालक उस खिड़की से नीचे आ जाना चाहता है। ऐसे कर कर उनको वो बाल शिखर दिखा जो हिमालय है, और बार बार ऐसा लगा कि जैसे वो बाल शिखर है वो हमको अपनी तरफ खींच लेना चाहता है। इस तरीके से लेखक सोमेश्वर की घाटी के बसे सौंदर्य का वर्णन अपने काफी कल्पनाशील तुलिका से करता है और हम पाठक सब उसमें खो जाते हैं। अब तो लेखक और उनके साथी सारे बस सब कुछ भूल जाते हैं और केवल हिमालय के सौंदर्य को ही देखना चाहते हैं। बस उनको लगता है कि जैसे बादल अभी ये बादल के घूंघट जैसे अभी सरक जाएंगे और सरकने के बाद जो हिमालय है उसकी सुंदरता हमको देखने को मिलेगी। कोई बात नहीं, सब लोगों ने अपना सामान रखा, चाय वाय पी और चाय वाय पीने के बाद वो लोग सब वहीं बरामदे में आके बैठ गए, क्योंकि वो सौंदर्य को देखने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। तो उनकी भावनाएं मन में काफी उठ रही थी और लेखक ने लिखा है कि ये बर्फ उसके हृदय पे एक खरोंच सी डाल रही थी, क्योंकि उसकी सारी संवेदनाएं सब कुछ खत्म हो गया था। मतलब वो लेखक कहता है कि मैं इतना लिखता हूँ और लोग इतना लिखते हैं, लेकिन इससे हिमालय के सौंदर्य को देखकर, इसकी हिमराशि को देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल ही गया, कुछ लिख ही नहीं पाया। लेखक ने एक जगह लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, कि बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लग रही थी, वैसे हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो गए थे। लेखक ने सोचा कि क्यों पुराने जो सन्यासी थे, तपस्वी थे, वो हिमालय पर ही तपस्या करने आते थे, क्योंकि ये दैविक और भौतिक कष्टों को, तापों को नष्ट करने वाला, उनको शमित करने वाला हिमालय उनको लगा। और इसीलिए यहाँ पर आदिम काल से शाश्वत जमा ये हिम लोगों को निस्तब्धता, शांति और सौंदर्य का आभास कराता है। उसके बाद लेखक वर्णन करता है शाम का, कि सूरज डूब गया और जब सूरज डूब रहा था तो सूरज की जो स्वर्णिम आभा थी वो उन बर्फ के ग्लेशियरों पे कैसी लग रही थी। लेखक इसका बड़ा रोचक वर्णन करता है। वो कहता है, सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियां गहरी पीली हो गई, अंधेरा होने लगा और बस लेखक इस सौंदर्य में खो गया। वह मजबूरी में उसे उठना पड़ता है, हाथ मुंह धोकर वो फिर दोबारा से आकर बरामदे में बैठ जाता है, क्योंकि आज चांदनी रात है, चांद निकला और उस चांदनी रात में वो इस बर्फ के सौंदर्य को देखना चाह रहे थे, उसकी सुंदरता को देखना चाह रहे थे। कवि यहाँ पर अफसोस भी करता है कि हाँ, इतनी दूर आकर और हिमालय के इस विशाल हिमराशि को देखकर मैं वहां कुछ लिख ही नहीं पाया। मेरा मन जैसे जड़ हो चुका था। लेखक चांदनी रात में उस हिमालय पे जमी हिमराशि का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि इस हिम सम्राट के समक्ष ऐसे लगा जैसे कुछ उभर रहा है। इन शिखरों की प्रकृति ऐसी है
जो हमें एक शिक्षा देती हैं। देखिए यहाँ पर लेखक इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमको एक बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहा है कि ये हिमालय हमको ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहा है। हम ऊपर उठें, नीचे नहीं आए। जैसे हिमालय की पर्वत ऊंचा उठ रहा है, उस तरीके से हम भी अपनी भावभूमि से ऊंचे उठें, वैचारिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, हर तरीके से हम अपने आप को ऊंचा उठाएं। तो लेखक कह रहा है कि मुझे हिमालय बड़े भाई जैसा लगा, और ऐसा लगा जैसे वो छोटे भाई को ये शिक्षा दे रहा है कि उठो, तुम नीचे क्यों हो, तुम ऊपर आओ। इस तरीके से लेखक ने बड़े आकर्षक और कल्पनाशील शैली में अपनी यात्रा का वर्णन किया। और जो चित्रकार सेन है वो तो इस सौंदर्य को देखकर दीवाना हो उठता है और उल्टा होकर शीर्षासन करके वो हिमालय की सुंदरता को देखने की कोशिश करता है। कहता है मैं एक अलग तरीके से दुनिया नहीं देखती, उस अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से इस हिमालय को देखूंगा और इस हिमालय के चित्र बनाऊंगा। इस तरीके से जो हिमालय के सौंदर्य और वहाँ की पुरातन चिरकाल से जमी हुई जो हिमराशि है, उसका वर्णन लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। और अंत में वो यही कहता है कि ये हिमालय की ऊंचाइयां हैं जो बार बार मुझे बुलाती हैं, और मैंने अपने मन में ये प्रण भी कर रखा है कि मैं पुनः पुनः इस हिमालय पर्वत पे जाऊंगा, इस हिमराशि को देखूंगा। और वो कहता भी है कि मैं हिमालय से कहकर आया हूँ, संदेश दे के आया हूँ कि बंधु मैं फिर लौट कर आऊंगा। इन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, मेरा मन यहीं रमता है। और इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से वह हर एक पाठक को भी ये संदेश देता नजर आ रहा है कि हमें हिमालय की यात्रा करनी चाहिए। और जिस तरीके से हिमालय एक पावन और शुभ्रता का प्रतीक है, वहाँ की हिम राशि शीतलता और सारे दुखों को नष्ट करने वाली प्रतीत हो रही है, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं ये हिमालय के शिखर। ये सब अपने जीवन में हमें उतारनी चाहिए और हिमालय के इस यात्रा का जरूर आनंद लेना चाहिए जाकर, और प्रकृति से के प्रति अपने तादात्म्य को स्थापित करके हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।